क्या आप ये बताइए जो भगवान राम का विषय है या अयोध्या में मंदिर बनने का विषय है वो राजनीति का विषय है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के अलावा किसी को नहीं मानती, ना वो भगवान को मानती है ना वो किसी को मानती है। उन्हें उनके लिए नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है। मोदी को एक महामानव की तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। भगवान राम को छोटा दिखा दिया गया। जो खुद राम का छोटा स्वरूप बना के अपनी उंगली पकड़ के चलाने वालों की सरकार थोड़ी बनने वाली है। अगर भाजपा कार्यालय की न्यूज आप हमें बताएंगे तो हम थोड़ी मान लेंगे। आप आम जनमानस में घूमिए, नौजवानों में घूमिए, किसानों में जाइए। किसानों का क्या है आप बताइए? क्या उनके धान का रेट मिल गया उनको? कि तेरी फाइलों पर गाँव का मौसम गुलाबी है, तेरे वादे झूठे और दावा किताबी है। देखिए बीजेपी सिर्फ जुमले पे चलती है। बीजेपी कह रही है अच्छे दिन आएंगे, अरे हम कह रहे हैं कि भैया हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें जो हमारे इससे बेहतर पुराने वाले दिन थे वही लौटा दो, वही बेहतर थे आपसे। अब मोदी जी है, हम मोदी जी हैं, मुमकिन है। कोविड में मौतें मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, महिलाओं को निरस्त करना मुमकिन है मोदी जी की सरकार में। मोदी जी है, गोधरा कांड मुमकिन है। डर लग रहा है, भाजपा डर चुकी है कांग्रेस से, इंडियन अलायंस से, कि कहीं वो जीत न जाए हमारे रोड पे चल के, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम उनके रोड पे चलेंगे तो वो सरकार। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव बहुत करीब हैं। देखना होगा कि देश की जनता किन मुद्दों पर देश के अंदर नई सरकार बनाती है। हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र मौजूद हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 में उनके क्या मुद्दे होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को अपना सबसे प्रमुख मुद्दा बना लिया है, तो इसके जवाब में इंडिया गठबंधन क्या अपनी राय रखे, मतलब इंडिया गठबंधन क्या उसकी काज रखेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन का मुद्दा वही होगा जो इस देश का जेन्युइन मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, जो गरीबों का मुद्दा है, जो नौजवानों का मुद्दा है। नौजवान रोजगार मांग रहा है और जब वो रोजगार मांगता है तो उस पर लाठियां चलती हैं, उसके ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं, उसे रोजगार मिल नहीं रहा दिया जाता है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप तो अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनना है, उससे तमाम लाखों लोगों को रोजगार मंदिर मिलेगा। बनने से मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये आस्था का विषय है और ये राजनीति का विषय नहीं है। और आप पत्रकार साथी हैं, आप तो घूम रहे हैं, आप देख रहे होंगे राजधानी में है तमाम नौजवान सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। इको गार्डन आप गए होंगे, देख रहे होंगे किस तरीके से वहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान लाठी खा रहे हैं। वो तो पिछड़े समाज के नौजवान हैं और कोई पिछड़े समाज का ऐसा नेता नहीं है जिसके दरवाजे को नहीं खटखटाया उन लोगों ने। और जब उन लोगों ने दरवाजे की खुंडी खटखटाई तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस की लाठियों से उनके शरीर को पीटा गया, मारा गया, उनका अपमान किया गया, उनकी अस्मिता को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये आस्था का विषय है। अयोध्या के अंदर फोटो लगाई गई है कुछ सड़कों किनारे जी। प्रभु श्री राम की फोटो बहुत छोटी कर दी गई है और नरेंद्र मोदी जी की फोटो बड़ी कर दी गई है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी का कद नहीं वो भगवान श्री राम से ही बड़ा हो चुका है क्या? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के अलावा किसी को नहीं मानती, ना वो भगवान को मानती है ना वो किसी को मानती है। उन्हें उनके लिए नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है। आप देख रहे होंगे कि जो कि हमारे हिंदू धर्म में हमारे यहाँ जो शंकराचार्य हैं उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है और सारे के सारे लोग विरोध कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे उठा करके देख लीजिए, चूंकि नेशनल चैनल जो गोदी मीडिया है वो तो नहीं दिखाएगा। जो विपक्ष की आवाज है, जो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी आवाज को नहीं दिखाते हैं। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि मोदी की छवि कहीं ना कहीं डेंट हो जाएगी। मोदी को एक महामानव की तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। भगवान राम को छोटा दिखा दिया गया। अरे भारतीय जनता पार्टी को पाप लगेगा, पाप। भारतीय जनता पार्टी 2024 लग रहा है सरकार बन रही है, भूत हो जाएगी। कौन कह रहा है सरकार बन रही है? आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बन गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का छोड़ दीजिए, फोटो अब लग रही है ना, देश का हिस्सा है ना। अब फोटो लग रही है ना भगवान से बड़ी। अब देखिए राम जी क्या करते हैं। राम जी तो मंदिर में स्थापित हो गए, अब ना वो अपना कर्तव्य दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 2024 में साफ होने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, लखनऊ के हैं। समाजवादी पार्टी की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 80 में 80 हारने जा रही है। लड़ रहा है इंडिया गठबंधन वाले। तो कौन लड़ रहा है? ये कहां से आपको न्यूज मिल गई? कहां से न्यूज मिल गई? कांग्रेस वाले कार्यालय में रहते हैं क्या? आप कार्यालय में रहते हो तो बताइए। अगर भाजपा कार्यालय की न्यूज आप हमें बताएंगे तो हम थोड़ी मान लेंगे। आप आम जनमानस में घूमिए, नौजवानों में घूमिए, किसानों में जाइए। किसानों का क्या है आप बताइए? क्या उनके धान का रेट मिल गया उनको? किस तरीके से किसानों का गेहूं 20 रुपए बढ़ा दिया कल गन्ने पे। कौन? 20 रुपए। अरे भैया, बढ़ाने से कागजों पे बढ़ा दीजिए। अदम गोड़वी साहब की एक लाइन है कि तेरी फाइलों पर गांव का मौसम गुलाबी है, तेरे वादे झूठे और दावा किताबी है। तो आप वादे और दावे से सरकार नहीं चलती, सरकार मुद्दों से चलती है। जिस तरीके से माननीय अखिलेश जी जब 2012 से 17 के बीच में वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरे बुंदेलखंड से लेकर के आपके पश्चिमांचल तक एक एक किसान को सूखा राहत के नाम पर किसी को 30,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, जो जिसका जिस हिसाब से नुकसान हुआ था मदद करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का बीमा कराया, बीमा के नाम पर अमीरों की कंपनियां हैं बीमा की, उनका फायदा करा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है समाजवादी पार्टी राम विरोधी थी,
इसलिए जनता ने उसको हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी के कहने से कुछ नहीं होगा। तो जनता ने हटाया अभी तो। नहीं, जनता, ये लोकतंत्र है सर। हाँ। लोकतंत्र में, और अब आप ये बताइए, अगर सारी चीजें ये लोग धर्म के आईने से देखेंगे और भगवान राम को हर बीच में ले आएंगे, क्या आप ये बताइए जो भगवान राम का विषय है या अयोध्या में मंदिर बनने का विषय है, वो राजनीति का विषय है? अगर राजनीति का विषय है तो उस हिसाब से बात हो। राजनीति का विषय तो रहा पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी ये खुल के बता दे कि ये राजनीति का विषय है। हाँ, तो कहती है, वो तो खुलकर कह रहे हैं। नहीं, भाजपा अगर राजनीति कर रही है उस पे, तो उन्हें उनकी राजनीति मुबारक है। हम लोग धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, और हम लोग भगवान के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते। हमारे लिए जितना मंदिर महत्वपूर्ण है, उतना ही हमारे लिए गुरुद्वारा महत्वपूर्ण है, उतना ही हमारे लिए मस्जिद भी महत्वपूर्ण है। हमें मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी है। मस्जिद बनेगी, उससे भी ज्यादा खुशी होगी। गुरुद्वारा बनेगा, और खुशी होगी। हमें क्या दिक्कत है? हम लोग तो आपस में भाई भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई। हम लोग तो वो नारा लगाने वाले लोग हैं। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ मिली जुली संस्कृति है। आप नारा तो लगाते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपने राम भक्तों पर गोली चलवा दी थी। अरे, ये भारतीय जनता पार्टी के कहने से कुछ नहीं होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च न्यायालय में भरोसा नहीं है, वो न्यायपालिका को नहीं मानते, तो कोई बात नहीं है। वो अनाप शनाप बयान देते रहते हैं उनके नेता। और एक बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। जाने वाली है, जाने वाली है। इतना क्योंकि कॉन्फिडेंस। जब आप, एक बात जान लीजिए, जब आप डर जाते हैं तब आप अपने ईश्वर को याद करते हैं और अपने अल्लाह को याद करते हैं। जब आप कमजोर होते हैं, परेशान होते हैं, मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, तब भगवान के पीछे छिपते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के पीछे छिप रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, पूरी ताकत से लड़ने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट आएंगी, कितनी सीट आएंगी? पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, इतना जान लीजिए। अब सीटें मोदी जी तोड़ लेंगे कुछ विधायक सांसद। राजनीति के चाणक्य नहीं है ना जो हम सीटें बता देंगे। मैं अमित शाह थोड़ी हूँ भाई, मैं एक आम नागरिक हूँ, आम छात्र हूँ। मैं जो बता रहा हूँ, इंडिया उत्तर गठबंधन प्रदेश में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा? मैं कह रहा हूँ कि पूरी ताकत से लड़ेगा। हमारी कोशिश है कि हम भारतीय जनता पार्टी को 80 में 80 सीटें हराएंगे। 80 में से 80 मोदी जी को भी हरा देंगे आप? बिल्कुल। क्या लग रहा है, जैसे कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर लीड करेगा? लीड करेगा, एकदम लीड करेगा, क्योंकि हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म की राजनीति हम लोग नहीं करते। कौन करता है? सारे लोग कर रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं करता धर्म की राजनीति। आप नहीं करते? हाँ, धर्म के विषय में बोलना भी मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि धर्म मेरा व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत विषय की चर्चा नहीं होती है। अच्छा जी। तो क्या मतलब जो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, राम मंदिर के मुद्दों को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि हमने राम मंदिर बनवाया है, 500 साल बाद प्रभु श्री राम वहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। तो क्या लगता है इन पर भारतीय जनता पार्टी जनता को सांप्रदायिक मुद्दे पर अपनी पकड़ बनाकर चुनाव जीत लेगी? जनता को तो सच पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर नहीं बनवा रही है। मंदिर तो उच्च न्यायालय ने लेकिन भारतीय बनवाया। जनता पार्टी प्रोपेगेंडा तो कर रही है ना? प्रोपेगेंडा कर रही है। प्रोपेगेंडा तो हर पार्टियां कर रही हैं। पार्टियां तो वो भी कर रहे हैं प्रोपेगेंडा। प्रभु श्री राम के नाम पे वोट लेना है, कर रहे हैं प्रोपेगेंडा। उससे क्या कोई लग मतलब रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है भैया 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार उसी की बनेगी जो रोजगार, महंगाई और बेरोजगारी पे बात करेगा, ना कि हवाई चप्पल पे, हवाई जहाज पे झूठे जुमलेबाजी की बात करेगा। जो खुद राम का छोटा स्वरूप बना के अपनी उंगली पकड़ के चलाने वालों की सरकार थोड़ी बनने वाली है। जनता जाग चुकी है। आप कह रहे हो कि जो आदमी हवाई चप्पल से, हवाई जहाज की बात नहीं करेगा, तो फिर मोदी जी ने तमाम एयरपोर्ट बनवा तो दिए देश के अंदर। कहाँ बनवा दिए? अयोध्या के अंदर ही बनवा दिया एयरपोर्ट। अयोध्या ही पूरा यूपी है। श्रावस्ती बनवा दिया। अयोध्या का विकास ही पूरा यही है। अयोध्या में ही पूरा जो कुछ हो जाएगा, अयोध्या से ही रोजगार मिल जाएगा। अयोध्या में भी पुजारी की भर्ती भी तो निकली थी। कौन चुना गया उसमें? कौन चुना गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उसमें कितने लोग? 60,000 पुलिस की भर्ती निकली है। अभी 60,000 पुलिस की भर्ती निकली है। उसमें 55 लाख फॉर्म भरे, जिसमें 45 लाख युवाओं ने भरे और 15 लाख महिलाओं ने। ये आपको बेरोजगारी का जीती जागती तस्वीर दिखी नहीं रही है? इसका कोई मतलब? कांग्रेस के शासनकाल में भी ऐसी होता था, समाजवादी के शासनकाल में भी ऐसी। हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। हर चीज के लिए अगर कांग्रेस जिम्मेदार रहेगी तो आपको यह भी बताना होगा कि IIM और IIT देने वाला भी कांग्रेस ही है। और हमारे उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने कितने बनवाए? कितना बना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं तो समाजवादी हूँ, सेकुलर हूँ। मैं धर्म और इसकी जात की राजनीति नहीं करता हूँ। ज्यादा धर्म कहाँ आ गया? क्यों नहीं आया बताइए आप? हम समाजवादी लोग हैं। हम लोग विकास पे और बनवा दिए, गोरखपुर में बनवा दिया। किसमें? मोदी जी ने। देखिए आधा अधूरा है। भैया बताएंगे आपको। ये गोरखपुर के यहाँ पूछ लीजिए। चलता है गोरखपुर के बताइए। एम्स में सिर्फ ओपीडी चलता है। अच्छा जी। रायबरेली वाले में? रायबरेली वाले में भी गोरखपुर बताएंगे। गोरखपुर के हैं भैया। तो मतलब चालू नहीं है, कुछ काम नहीं हुआ है? काम कहाँ हुआ आप बताइए? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो मेट्रो बनाई थी, उसमें एक स्टेशन अगर जोड़े हो बताइए आप? इनके पास खुद का शपथ ग्रहण करने का खुद का स्थान नहीं है। हमारे बनाए हुए स्टेडियम में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। हाँ बताइए। सरकार तो बन गई ना उनकी। सरकार तो कब तक सरकार रहेगी? 70 साल कांग्रेस भी राज की यहाँ पे।
चलाई या नहीं चलाई? तो इसका मतलब काम के नाम पर वोट नहीं देती जनता। कहाँ देती जनता? जनता यूपी में धर्म और राजनीति पे घुस रही हाँ, है। तो फिर धर्म के नाम पर राजनीति होगी तो फिर मोदी जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री। कैसे बन जाएंगे वो तो हम भी देखेंगे। इस बार जनता जाग चुकी है साहब, अभी इन बहलावों में नहीं आएगी। अब मीडिया के चौथे स्तंभ है, और स्तंभ जो मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको ईमानदारी से काम करना होगा। ठीक है, क्या लग रहा है 2024 में किस मुद्दे पर सरकार बनेगी? मुद्दे तो युवा के रोजगार के मुद्दे होंगे, किसानों के मुद्दे होंगे, होने चाहिए होंगे। वो धर्म का मुद्दा होगा, जो भी मुद्दा होगा बात अलग है। जो मुद्दे होने चाहिए मुझे लगता है, एक युवा का रोजगार का मुद्दा। तो रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। देखिए आप ये मोदी जी कहते हैं हमने टेस्ला लिया है, एप्पल लिया है, हमने विश्व की जितनी बड़ी बड़ी नहीं, कंपनी है सब भारत में मैन्युफैक्चरिंग अपना खोल रही है। बात वो नहीं है, बात युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। उन्होंने एयर इंडिया को प्राइवेट करके बहुत अच्छा करने की कोशिश की। बात ये एक्सेस कौन कर पा रहा है उनको, एक्सेस करने का बात ना होता है। आप यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस, बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा जो गरीब तबके का बच्चा है वो कैसे एक्सेस कर पाएगा उसको? आप इसका मतलब आप अपर क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास लोगों को सिर्फ के लिए चीज़ें कर रहे हैं, नीचे वालों का क्या? एक ये बात ले तो आप आइए, टेस्ला ले आइए, आप मर्सिडीज ले आइए, जो मन हो वो ले आइए। एक्सेस कौन कर पा रहा है उसको? नीचे तबके का बच्चा कर क्या पा लग रहा रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सीधा सा बताइए, आपकी पसंद क्या है? मेरी पसंद तो अभी इंडिया गठबंधन ही है, क्योंकि बीजेपी का जो है धर्म के नाम पे जो राजनीति है वो बिल्कुल एक बहुत बोगस चीज़ है राजनीति में। अगर हम कहेंगे कि आप लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पे आप लड़ाई भी करवा रहे हैं, वो तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा इस समय रेज है। एक दो कम्युनिटी हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक टसल हो गई है एक जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। ये देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, संविधान के लिए अच्छा नहीं है। क्या लग रहा है 2024 में किस मुद्दे पर सरकार बनेगी? देखिए मुद्दे बिल्कुल साफ है देश में। मुद्दा है हमें रोजगार चाहिए नौजवानों को, मुद्दा है हमें शिक्षा चाहिए, मुद्दा है कि मंदिर से पहले हमको प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय चाहिए। कितने सरकार नए प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय खोल रही है, जो भी टीचर्स हैं उनकी सरकारी नौकरी कर रही है। कह तो रही है हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनना है। कहाँ बन रहा है भाई? ये तो पहले समाजवादी पार्टी का जो प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में हर मंडल में मेडिकल कॉलेज बनाने का, उसके बाद अखिलेश जी का ये विजन था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन सरकार चेंज हो गई, सरकार दोबारा नहीं आ पाई, इसलिए नहीं बन पाया। इसके बाद बीजेपी तो देखिए बीजेपी सिर्फ जुमले पे चलती है। बीजेपी कह रही थी अच्छे दिन आएंगे, अरे हम कह रहे हैं कि भैया हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें जो हमारे इससे बेहतर पुराने वाले दिन थे वही लौटा दो, वही बेहतर थे आपसे। कम से कम करुआ तेल 200 रुपये किलो तो नहीं मिल रहा था, आज करुआ तेल लाही का तेल 200 रुपये प्लस की आसमान जैसे ऊंचाई को टच कर रहा है। किसान को फायदा हो रहा है इससे? अरे किसान को फायदा कैसे हो रहा है? किसान भी तो करुआ तेल से ही जीवन अपने यापन करेगा, अन्य भी चीजें अपनी बचत करके अपने आप वहाँ कर लेगा। तो क्या इस मुल्क में सिर्फ किसान ही है क्या? हम आप जैसे पत्रकार भाई नहीं है, हम जैसे पढ़ने वाले छात्र नहीं है, आप जैसे नौकरी करने वाले छात्र नहीं है, आप जैसे राजनीति करने वाले छात्र नहीं है, क्या सिर्फ किसान से ही मुल्क चलेगा? सबके सर्वसमावेशी नीतियों और पॉलिसीज से मुल्क चलने वाला है, जिसमें बीजेपी पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है, असफल हो गई है। 24 में बदलाव होने जा रहा है और इंडिया अलायंस की हुकूमत बनने जा रही है। क्या लग रहा है भाई 2024 में किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? देखिए बीजेपी तो राम मंदिर पे करेगी, उसी का क्रेडिट लेगी। तो आप राम मंदिर के मुद्दे मैं नहीं करूँगा। मैं तो इतनी बड़ी बेरोजगारी इसने फैला दिया, मेरे शिक्षा बेरोजगारी महंगाई इस पे होगा। संरक्षण के बारे में, जैसे हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, इस पे होगा चुनाव। सरकार तो कह रही है कि बेटियां बहुत सुरक्षित हैं, जो भी मतलब अगर बेटियों के खिलाफ नजर उठाएगा उसका एनकाउंटर हो क्या जाएगा। बात करते हैं, कहाँ सुरक्षित है? मणिपुर देखिए निर्वस्त्र घुमाया जाता है, ये बीजेपी की सरकार है। IIT BHU देख लीजिए, वहाँ RSS के समय जो पता नहीं समझ में आता, जो योगी आदित्यनाथ से मिलता है या बीजेपी से किसी बड़े नेता से मिलता है, प्रधानमंत्री मिलता है, वो जाके किसी न किसी लड़के को छेड़ देता है। ये वो लोग पालते हैं क्या ऐसे लोगों को कि जाओ ऐसा करो? यूपी में तो सरकार है ना, बताए। और रही बात अगर जो बात करें हम बुंदेलखंड की अगर बात करें तो वहाँ पे किसानों को 27,000 सूखा राहत चेक मिलता है, जो इनकी सरकार में नहीं दी जा रही है। क्या मुद्दे होंगे सर आपके जो आप 2024 के चुनाव में उनके ऊपर वोट देंगे? मेन मुद्दा तो देखिए रोज़गार का ही है। रोज़गार बहुत 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 अहम चीज़ है, क्योंकि युवा देखिए काफ़ी तरीके से त्रस्त हो चुका है महंगाई से। 450 का सिलेंडर है, 900 रुपये का मिल रहा है। तो ये सब परेशानियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। खाली इस समय खुश वही है जो नारे लगा रहा है, गुटबाजी करने वाले लोग, बस जो केवल भगवा रंग जिसको क्या बोलते हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ऑपोजिशन वाले उसके खिलाफ भी बोल दे रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें सही नहीं है और सत्ता परिवर्तन बिल्कुल होगा। क्या लग रहा है सर आपको 2024 के चुनाव में किन मुद्दों पर आप लोग वोट देंगे? हम लोग 2024 में वोट देंगे रोजगार पर, बेरोजगारी, शिक्षा
और जो महिलाओं की सुरक्षा है उस पे वोट करेंगे, शिक्षा पे वोट करेंगे और इनसे क्वेश्चन इस बात पे लेके पूछे जाएंगे कि इन्होंने कितने विश्वविद्यालय बनाए हैं, कितने युवाओं को रोजगार दिया है। हम लोग वोट मंदिर पर नहीं करेंगे, मंदिर अलग विषय है, वो आस्था का विषय है। और दूसरी बात ये है, अगर बीजेपी के लोग कहते हैं कि मंदिर उन्होंने बनाया है तो इसका मतलब कि देश में तानाशाही सरकार आ चुकी है। और अगर कोई सरकार अगर मंदिर बना रही है तो इसका मतलब ये कि हमारे देश में जुडिशरी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। इसीलिए मैं इनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। और एक बात और है कि हमारे मोदी जी से 4-5 सवाल हैं, इनका 10 साल का शासन हो गया कि मोदी जी जो प्रतिवर्ष आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, वो 2 लाख युवा केवल रोजगार ढूंढ रहे हैं। 2 करोड़ की तो छोड़ दिए, प्रतिवर्ष 2 करोड़ अगर देंगे तो बहुत हो जाएंगे। उसके बाद आपने कहा था कि गरीब अमीर हो रहा है, गरीब अमीर के बीच की खाई जो थी वो पट रही है और गरीब अमीर बीच इक्वलिटी आ रही है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, क्या अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के बीच की जो खाई है पैसे की, वो पाटना चाह रहे हैं कि इनको बराबर पे लाके रख दें, या अपने जो नेता हैं जो 40-40 हज़ार करोड़ का घोटाला किए बैठे हैं उसमें ये लोग लाना चाह रहे हैं बराबरी? किस चीज़ में, घोटाले में, भ्रष्टाचार में, किस में बराबरी लाना चाह रहे हैं? और आप देखेंगे कि इतना वैसे घूमते हैं आप। भुखमरी का इंडेक्स देखिए वो नीचे आ रहा है, मीडिया के फ्रीडम का इंडेक्स देखिए वो नीचे आ रहा है, गरीबी रेखा के नीचे देखिए कि लोग नीचे ही मरते हुए जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी का डंका बज रहा है पूरे विश्व में। हमारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो रहे हैं चारों तरफ से। श्रीलंका को उसके अमेरिका के उसके साथ चीन के संबंध अच्छे हो गए, मालदीव वो चीन से जाके मिल गया। और हमारा मोदी मालदीव की तो अर्थव्यवस्था खराब कर दी मोदी जी ने। वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, आपको ये सवाल पूछना है कि कितनी अर्थव्यवस्था खराब कर दी वो अभी उसके बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि अभी वो जो वहाँ के राष्ट्रपति थे मालदीव के, वो चीन से आने के बाद आप एक विवादित बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें सह मिली हुई है ना कहीं। इससे पहले तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने आपको आंख दिखाई। इसका मतलब उन्हें कहीं से पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल रहा है ना। आप अगर इतने सक्षम थे तो आप दें। अभी थोड़े दिन पहले मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी, ये सच है या नहीं है, कि IMF ने अभी भारत को वार्निंग दी है कि 200 लाख करोड़ से ऊपर हमारा कर्जा हो गया है। और हम देखते हैं कि जब इससे पहले जो सरकारें थीं उनका सरकार जो कर्जा था वो 55,000 करोड़ था, केवल 55,000 करोड़। उसके बाद 155 लाख करोड़ अब धीरे धीरे। और ये नहीं कि ये सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं बेचते जा रहे हैं, सारी जितनी प्राइवेटाइजेशन है ये करते जा रहे हैं, उसके बाद भी ये कर्जा ले रहे हैं। तो ये कर्जा किसके लिए ले रहे हैं? अपने जेब भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए रहे हैं। ये देश की जनता तो भूखी मर, बनवा दिए, तमाम रेलवे का निर्माण करवा दिया सभी। तो ये तो प्राइवेटाइजेशन करने के बाद किया है ना, इन्होंने अपने पैसे तो नहीं किया है ना। इन्होंने अपने पैसे से अगर किया हो कि सरकार ये तो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो सरकार बेच रहे हैं धीरे धीरे। इन्होंने क्या नहीं बेचा? रेलवे बनवाया, रेलवे तो बेच दिया है ना। रेलवे अब जिसने खरीदा है, हमने आपको अपना मकान बेच दिया, अब आप उसे बनवाएं तोड़ें, उससे आपका क्या फ़र्क पड़ता है? एयरपोर्ट बनवा दिए, एयरपोर्ट भी तो आपने प्राइवेट में दे दिए हैं। अब आपने पोर्ट प्राइवेट में दे दिया है, अब उसके बाद आप कुछ भी पकड़ाए। अब आप हम नई नई योजनाएं देते हैं, अग्निवीर देते हैं, कल को प्रशासनिक वीर दे देंगे कि जो 22 साल तक 24 साल तक युवा IAS की तैयारी करेगा, 2 साल बाद रिटायरमेंट लेके चला जाएगा। आप अपनी रिटायरमेंट की एज बताइए, आपकी रिटायरमेंट की एज क्या है? आप हमारी क्वालिफिकेशन तय करते हैं कि युवा इतना पढ़ा लिखा होगा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप 4th पास होकर आप देश चला रहे हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मोदी जी तो MA पास है। MA पास है, हाँ। इंटायर पार्टिकल साइंस में जिनका एक भी उनका क्लासमेट नहीं है। हम पढ़ रहे हैं, हमारे 400 क्लासमेट हैं। भैया पढ़ रहे हैं, भैया के 400 क्लासमेट। आप पढ़ेंगे, आपके क्लासमेट होंगे। मोदी का कोई क्लासमेट ही नहीं है। क्या आपने हवा में डिग्री ली है या कहीं आकाश में पढ़े, चांद पे जाके पढ़े थे, मंगल पे पढ़े थे? चाय भी हवा में बेचा। चाय में अभी तक कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जिन्होंने उनकी बनाई हुई चाय पी हो, किसी व्यक्ति ने चाय पी है उनकी? और एक बात और रिलेट करेंगे, एक बात और रिलेट करेंगे कि मेरे पिताजी की एज जो है वो मेरे पिताजी की एज है 45 साल, उनकी जो डिग्री है वो हाथ से लिखी हुई है। मोदी जी की एज है 75 साल, उनकी डिग्री कंप्यूटराइज्ड है। तो ये बताइए, कंप्यूटर क्या 1975-76 में आ गया था जब मोदी जी है, कुछ भी संभव है। हाँ मोदी जी है, हाँ मोदी जी हैं, मुमकिन है। कोविड में मौतें मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, महिलाओं को निर्वस्त्र करना मुमकिन है मोदी जी की सरकार में। मोदी जी हैं, गोधरा कांड मुमकिन है। मोदी जी हैं, मोदी जी हैं तो 80 करोड़ जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं वो मुमकिन है। बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहा है, ये मुमकिन है। 60 लोगों को मार रहे हैं, ये मुमकिन है। आप किसानों के आप बात करते हैं कि इन्होंने बहुत खुशहाली लाई है। 700 किसान बेचारे बॉर्डर पे पड़े खत्म हो गए, शहीद हो गए। उनके लिए आपने अभी 7 सालों के बाद गन्ने पे 20 रुपए रेट बढ़ाया। कब? जनवरी में गन्ने का इंड हो जाता है।
बैयर आता है, बैयर नवंबर में आ जाता है, बैयर के समय आपको बढ़ाना चाहिए रेट की, पेड़ी भी खत्म हो रही, लेडी आ रही, तब आप रेट बढ़ा रहे हैं। आपने 20 रुपए केवल रेट बढ़ा दिया, डंका बजा दिया कि किसान की आय दोगुनी कर दी। कितनी आय दोगुनी कर दी? डीजल कितना बढ़ा दिया आपने? 7 सालों में गन्ने पे रेट बढ़ाया है 20 रुपए, और आपने डीजल पे कितना बढ़ाया, खाद पे कितना बढ़ाया, दवाई पे कितना बढ़ाया है, मजदूरी कितनी बढ़ाई है? 1000 रुपये भी तो दे रहे हैं किसानों को। हाँ, अब वही तो कह रहा हूँ, 6000 रुपये दे दिए ना। 6000 रुपये देने के बाद लिए कितने हैं? वो ये भी तो होता है कि आपने वापस में कितने ले लिए हैं। डबल करेंगे तो हम तो कह रहे हैं कि आप 6000 मत लीजिए, मत दीजिए, हमें नहीं ज़रूरत हमें, लेकिन आप हमें डीजल सस्ता करके दे दीजिए, हमें दवाइयाँ सस्ती करके दे दीजिए, हमें खाद सस्ती करके दे दीजिए, हमारी फसलों के दाम बढ़ा दीजिए। नहीं, हमारी फसल अगर 2 रुपये महंगी हो जाएगी तो बहुत गरीबी फाट पड़ेगी। और अगर मोदी जी का कुछ भी महंगा हो जाता है, मोदी जी का चश्मा जापान का आएगा, उनका 800 करोड़ 900 करोड़ का विमान आ जाएगा। लेकिन ये नहीं कि गरीब जनता के लिए पैरों में जूते आ जाएं, गरीब जनता कंबल ओढ़ के जाती है उसे जैकेट मिल जाए। ये नहीं, मोदी जी का विकास केवल विकास, उनका सबका साथ सबका विकास, उनका तो सब भाजपा वालों का साथ, सब भाजपा वालों का विकास, यही हम आपको बताना चाहते हैं। और आपके देखने बेटियां बहुत सुरक्षित है, भाजपा सरकार में इतनी ज़्यादा सुरक्षित हैं। आप देखेंगे IIT BHU में एक लड़की को निर्वस्त्र कर दिया गया था, उसमें भी बीजेपी के लोग मिले हुए थे जो कंपेनिंग करवा रहे थे। आप मणिपुर में देखें, मणिपुर में इनकी सरकार है, यूपी में इनकी सरकार है, कुलदीप सेंगर को देखेंगे, इतनी बेटियां सुरक्षित हैं। बस यही कहना चाहेंगे। क्या लग रहा है सर 2024 में किन मुद्दों पर लोग आप वोट करना पसंद करेंगे? भैया 2024 में हम वोट करेंगे न्याय के ऊपर। तो न्याय नहीं मिल रहा आपको? बिल्कुल भी न्याय नहीं मिला, न्याय की बहुत ज़रूरत है देश हो गया आपके साथ में? मेरे साथ में नहीं सर, देश के साथ हो गया है। इसके साथ में कुछ नहीं है, ये क्या हुआ मतलब? न्याय हमें चाहिए, मोदी सरकार से न्याय चाहिए पूरे देश को। अच्छा, अभी आपने देखा भारत न्याय यात्रा चल रही है, उसमें राहुल गांधी जी पूरा अपना कर रहे हैं परिश्रम, न्याय मिलेगा, इकोनॉमिक न्याय, सोशल न्याय और कल्चरल न्याय। मोदी जी, वो राहुल जी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए। उन्होंने यात्रा निकाली थी, कर्नाटक जीत गए, तेलंगाना जीत गए, वो मीडिया नहीं बताएगी, मीडिया निगेटिव ही दिखा रही है। आप देख रहे हैं, आपके सामने की बात है ये। अभी न्याय यात्रा निकली है, पूर्ण बहुमत से जीत मिली है, कोई नहीं रोक सकता, मीडिया दिखाए ना दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कामयाब है राहुल गांधी की यात्रा? हाँ, कामयाब है, कामयाब है, बिल्कुल कामयाब है, कोई रोक नहीं सकता, किसी में हिम्मत ही नहीं है रोक दे। और बिल्कुल चलेगी, भीड़ आएगी, जनता देखेगी, लोग देखेंगे, घर घर देखेगा। असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं इन्होंने परमिशन तो ली नहीं है, तो इनको जेल में डाल दिया जाएगा राहुल गांधी को। सर, राइट टू फ्रीडम है। अब क्या हम आसाम में जाने के लिए परमिशन लेंगे? मैं परमिशन लूंगा, आप परमिशन लेंगे? हम क्यों परमिशन लें किसी से? हमें राइट है, हमें संविधान है, हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने राइट दिया है कि हम जहां मर्जी जा सकते हैं। वो उनको डर लग रहा है, भाजपा डर चुकी है कांग्रेस से, इंडियन अलायंस से, कि कहीं वो जीत ना जाए हमारे रोड पे चल के, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम उनके रोड पे चलेंगे तो वो सरकार, उनकी सरकार पलट जाएगी। आसाम वाले उनको वोट देंगे नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जाएंगे तो सच्चाई बताएंगे लोगों को, वो सच्चाई बताना नहीं चाहते, मीडिया बताना नहीं चाहती सच्चाई, इसलिए आसाम वालों को सच्चाई बताने के लिए राहुल गांधी जाएंगे और कोई नहीं रोक सकता इस बात को। आसाम के बाद बंगाल जाएंगे, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना क्या कहते हैं 18 सांसद जीते थे, इस बार 30 का वो नारा दे दिए। नारा दिया है ना सर, पोस्टर छप रहे हैं, हमने भी सोनार बांग्ला बनाएंगे, बांग्ला बनाएंगे, बनाइए, कौन रोक रहा है, कैसे बना लेंगे? पोस्टर छपाने से सरकार नहीं आती, हमने भी देख लिया, बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पे भी लगे हैं, वहां पे भी लगा देंगे, पैसे हैं, सरकार को लूट के सिर्फ पोस्टर बनवाए गए हैं और कुछ नहीं बनवाया गया है। राहुल गांधी की तरह कभी नहीं कर सकते यात्रा, बिल्कुल कामयाब है, कोई नहीं रोक सकता। और आप इसका देखेंगे, आप निर्णय आएगा, इसका न्याय मिलेगा, पूरे देश को न्याय मिलेगा सर। अच्छा, इंडिया गठबंधन में जो आपसी खींचतान चल रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बनूंगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही, तो आपस में लड़ लेंगे एक दूसरे से। सर, वो भारतीय जनता पार्टी है, फैला रही है इधर उधर का फालतू के दावे कर रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मीडिया वाले तो आपको पता है गलत ही दिखाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ आपको अंदर की सच्चाई है, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से सीटें बटेंगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा वो उनके ऊपर डिसाइड है। बड़ी बातें हैं वो हम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कोई मतभेद नहीं है। बहुत अच्छी है इंडियन अलायंस सरकार, बहुत बढ़िया चल रही है, किसी में कोई मतभेद नहीं है। लोग बस बोलते हैं, वो फालतू के दावे करते हैं बीजेपी नेता, पर ऐसा कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कभी कांग्रेस ने इस बात का सबूत नहीं दिया, वो कैसे बोल रहे हैं, उनको कैसे पता चल रहा है? वो सब फालतू की बातें हैं सर। जी सर, बिल्कुल। मतलब ये बंगाल से निकलने के बाद में मतलब इंडिया, उसकी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश आएगी, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी उनको ऐसी जन समर्थन मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर तो है नहीं। सर, संगठन नहीं है, अभी नहीं है, फिलहाल आने वाले टाइम में हो जाएगा और सर समर्थन मिलेगा।
और समर्थन देगी सरकार, बच्चे देंगे, जो हमारे किसान हैं, हमारे जो भाई हैं, ड्राइवर भाई हैं, बहुत लोग की प्रॉब्लम है, सब साथ देंगे, क्योंकि अब सर समझ चुके हैं। हमने उत्तर प्रदेश में देख लिया, हमने बिहार में देख लिया है, उत्तर प्रदेश में हमने बहुत ध्यान से देखा है भाजपा ने क्या किया है, पिछले 10 सालों में किया है, पहले क्या क्या था, हमने सबके सामने है, वो साथ देंगे, क्योंकि अब उन्हें भी न्याय चाहिए, उनको भी न्याय की मांग है, क्योंकि हमारी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की देख रहे हैं आप, सीटें देख रहे हैं, और भाजपा के काम आप सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। राम मंदिर बनवा दो सर, सिर्फ फोटो है, राम मंदिर बनवा दो रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है सर, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। राम मंदिर से हम खुश हैं, पूरी, मैं बोलता हूँ पूरी कांग्रेस खुश है राम मंदिर से, पूरा इंडियन अलायंस खुश है, लेकिन सर खुशियां नहीं है, हमें खुशी होती है, जाते हैं। सर हमें खुश हैं और जाएंगे, कौन कह रहा नहीं जाएंगे, पर हम भाजपा के बुलाने पे क्यों जाएं, हम इस पॉलिटिकल सम्मेलन में क्यों जाएं, हम पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व करते, हम राम मंदिर से खुश हैं, हम मस्जिद से खुश हैं, लेकिन हम अपने दिल तक खुश हैं, हम खुद तक खुश हैं। हम ये नहीं कहेंगे हम भाजपा में जाके मिल जाएं, उनके कार्यक्रम में शामिल हो जाएं, ये सर अभी इतने बुरे कार्यक्रम है ये। बिल्कुल सर, ये भाजपा का कार्यक्रम है और सब देख रहा है, हम नहीं, पूरा देश देख रहा है। ये तो इनविटेशन सभी नेताओं को भेज रहे हैं, जैसे कांग्रेस को भेजा इनविटेशन भाजपा का, तो फिर उनको क्यों अरे सर, इनविटेशन भेजना और जाने में बहुत फर्क है ना। इनविटेशन तो सबको भेज रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे। उनके मध्य प्रदेश अभी जो सीएम थे उन्होंने मना कर दिया जाने से, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि भाजपा का सब ड्रामा है, सब पॉलिटिक्स है सर, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। राम मंदिर के भक्ति के नाम पे जिस हिसाब से वो लोग को लूट रहे हैं ना, और सर मैं खास करके कहना चाहूंगा कि लोग लूट रहे हैं इसमें, ये लोग बर्बाद, अपने आप को खुद को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है सर, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत उनकी है। एक होते हैं सर पढ़े लिखे इंसान, एक होते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, एक होते हैं बीच के, वो सर व्हाट्सएप मीडिया वाले जो व्हाट्सएप के मैसेज देख करके चलते हैं। तो सरकार चल रही है, यही सर, यही तो गलती, व्हाट्सएप से सरकार चला रही है। सरकार बन जाएगी व्हाट्सएप, अगर सर ऐसे ही लोग अंधभक्त बने रहे, ऐसे ही व्हाट्सएप के उस पर चलते रहे तो मुश्किल है, लेकिन अगर लोगों को न्याय चाहिए, जैसे राहुल गांधी के साथ जुड़े जा रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं, छात्र अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अगर ऐसी आवाज़ उठाती रही तो किसी में हिम्मत नहीं है इंडियन अलायंस को रोक सके, ना भाजपा में हिम्मत है, ना किसी और में हिम्मत है। सर बात करोगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 में क्या मुद्दे होंगे आपके वोट करते वक्त, और किन मुद्दों को ध्यान रखते हुए आप वोट देंगे? बिल्कुल बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहेगा वोट करते समय, क्योंकि आप तो छात्र हैं, आपके अभी तो आपके लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। मेरे लिए अभी मुद्दा नहीं है, लेकिन मेरे जो बड़े भैया लोग हैं उनके लिए तो एक अहम मुद्दा है, और आने वाले समय में अभी जैसे चल रहा है मोदी सरकार का रवैया, आने वाले समय में हमारे लिए भी वही रवैया कायम रहेगा, क्योंकि मोदी सरकार आजकल लोगों की बात को सुनना नहीं चाह रही है, लोगों की बात को दबाया जा रहा है, मीडिया अच्छे से बात को नहीं सुनता है, मीडिया जनता की बात को सरकार तक नहीं पहुंचा रहा है, केवल मोदी की बात को जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, लेकिन जनता की बात को सरकार द्वारा पहुंचाने का काम एक जो सेंट्रल मीडिया है वो नहीं कर रहा है। मतलब किस पार्टी को आप वोट देंगे जिससे आपको लग रहा है कि आपकी उम्मीदें हैं वो आपके मसले हल कर देगी? देखिए, अगर इंडिया गठबंधन अगर अच्छे हमें वादे करती है, अगर रोज़गार देने का वादा करती है, हमें रोज़गार देने का काम आने वाले भविष्य में करती है, तो बिल्कुल हम इंडिया गठबंधन को मौका देंगे, ना कि जो मंदिर के ऊपर राजनीति कर रही है सरकार उस पर हम मौका देंगे। मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन बनवाया उसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर राजनीति करना एक सही काम मेरी नज़र में नहीं है। ठीक, धन्यवाद। तो क्या नाम है भैया आपको? जी, मेरा नाम अरुण मलिहाबादी है। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है 2024 में आपके क्या मुद्दे होंगे जिन पर आप वोट करेंगे? देखिए 2024 में जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि हम देखिए छात्र हैं, और छात्रों का अपना एक मुद्दा है कि छात्र को सुव्यवस्थित तरीके से शिक्षा मिले और उस शिक्षा का जो है रोजगारीकरण हो सके, मतलब कि रोजगार भी सुनिश्चित हो। लेकिन हम देख रहे हैं विगत वर्षों से जिस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, जिससे बहुत बड़े समाज को शिक्षा से ही बाहर करने का रास्ता दिखा दिया गया है। सेल्फ फाइनेंस सीटें बढ़ रही हैं, फीस महंगी हो रही है, जिससे एक बहुत बड़ा तबका जो है ऑटोमेटिक शिक्षा से दूर हो जाएगा। और एक तरफ सरकार कह रही है कि हम, सरकार तो कह रही है कि हमने तमाम IIT IIM एम्स नए बनवा रहे हैं, जिससे छात्रों को मतलब सीटें बढ़ रही हैं, तो आप कह रहे हैं कि मतलब सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। सवाल ये है कि सीटें आप बढ़ा रहे हैं, आप एम्स की बात कर रहे हैं, मेरी जानकारी में तो कोई एम्स नहीं बन रहा और सुचारू रूप से नहीं चालू हो पाया है अभी तक कोई एम्स ना। जिस IIT की बात करें, कौन सा IIT भाई बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने जब से आसीन हुई सत्ता पर। सवाल ये है कि आप अगर कोई भी उद्देश्य
अच्छे उद्देश्यों से अगर आप किसी चीज़ की नींव रख रहे हैं तो उन उद्देश्यों में समाज का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो किसान और मजदूर वर्ग है, क्या वो उसको एक्सेस कर पा रहा है? क्या वो उन सुविधाओं तक पहुंच पा रहा है? मैं बात करता हूं लखनऊ विश्वविद्यालय की। आप बताइए इस लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर कितने सर्वहारा वर्ग के लोगों के बच्चे जो है यहाँ पर एडमिशन पा रहे हैं? सवाल ये है, एक्सेस करने का सवाल है, सवाल योजनाओं का नहीं है। सवाल ये है कि योजनाएं कितनी ग्रास रूट पर जा रही हैं। दिक्कत ये है। तो इस सरकार में मतलब आपको रोजगार और मतलब छात्रों की समस्याएं ज़्यादा बढ़ी हैं। बिल्कुल, छात्रों की बहुत सारी समस्याएं बढ़ी हैं। लेकिन राम मंदिर भी तो बनना है। नहीं, राम मंदिर, देखिए राम आप मंदिर, राम मंदिर के मुद्दे वोट देंगे नहीं देंगे? बिल्कुल, देखिए राम मंदिर के मुद्दे पर वोट नहीं, हमारे राम बहुत पहले से विराजमान है। हमारे लिए कोई राम में नई अवधारणा नहीं है। अच्छा। हमारे राम हमारे कलकड़ में है, हमारे राम हमारे हृदय में है। राम की जो नई अवधारणा जो भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है वो निश्चित तौर से एक जो है सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जो हम लोगों को लुभाने के लिए है और कोई नहीं मकसद है इसका। अच्छा जी बिल्कुल मकसद है। ये राम को हमारे राजनीतिक किसकी सरकार बनेगी फिर? सरकार जो है विपक्ष की बनेगी। विपक्ष की? बिल्कुल विपक्षी इस सरकार सरकार को खड़ फेंकोगे? बिल्कुल फेंकना है उखाड़ के। जो सरकार सुव्यवस्थित तरीके से नीतियों को जमीन पर नहीं पहुंचा पाई, आप कब तक पुरानी सरकारों की आलोचना करते रहेंगे? अच्छा, ये सरकार मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमारे सिर पर रहेगा, हमारी सरकार बन जाएगी। जी, भगवान श्री राम का आशीर्वाद अपने सभी मनुष्य जाति पर है। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। भगवान राम सबके साथ हैं, उनका आशीर्वाद सबके साथ है, वो किसी एक व्यक्तिगत के नहीं है। धन्यवाद। तो दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी के हमने तमाम छात्रों से बातचीत की है, उन्होंने अपने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी है। देखना होगा कि 2024 में किन मुद्दों पर जनता वोट करती है और किसकी सरकार बनती है और इन छात्रों के मुद्दे हल करती है। धन्यवाद।